इंसानों से बढ़कर मजहब को मानते हैं। इंसान आखिर क्यों नहीं खुद को पहचानते? जानवरों से भी ज्यादा घृणित बर्ताव करते हैं। ऐलान करते फिरते हैं कि अल्लाह को जानते हैं। 2022 पीएफआई का आखिरी साल हो सकता है। 25 जगह धमाकों की साजिश रची गई थी। क्या धमाकों के लिए मिले थे 500 करोड़? आतंकी संगठन पीएफआई इन दिनों देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कानपुर में दंगा हो, फुलवारी शरीफ हो या फिर मिशन 2047 का काला सच, सीएए और कर्नाटक, इन सब घटनाओं में पीएफआई की मौजूदगी दर्ज की गई है। और यहीं से अब इसका पतन भी शुरू होगा, क्योंकि अब मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज एक बार फिर बात होगी पीएफआई की। आपने पिछले शो में हमने आपको बताया था कि कैसे पीएफआई इस देश में जहर घोल रहा है, लेकिन आज आपको बताएंगे कि कैसे केंद्र ने पीएफआई के खात्मे के लिए प्लान तैयार किया है। आज आपको बताएंगे 3 लाख खातों का सच, आपको बताएंगे 500 करोड़ का सच, आपको बताएंगे कैसे बीजेपी विरोधी पीएफआई को सामने कर मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको बताएंगे 25 धमाकों का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 पीएफआई का आखिरी साल हो सकता है। कर्नाटक सरकार के टॉप सोर्सेज के मुताबिक इसके लिए एक एक्शन टीम का गठन हो चुका है। दरअसल पीएफआई का कई आतंकी गतिविधियों में कथित तौर पर हाथ रहा है, लेकिन अभी तक वो देश में बैन नहीं हो सका। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद पीएफआई केंद्र की रडार पर आ गया। 5 दिन पहले यानी 4 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु के कार्यक्रम में हिस्सा लेना पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि कार्यक्रम के बाद अमित शाह, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएफआई को खत्म करने के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया गया। इसके 3 दिन बाद यानी 7 अगस्त को प्लान पर काम करने के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया। एक्शन टीम में दिल्ली और कर्नाटक के कुछ आला अधिकारियों के साथ ही इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार देश भर के उन अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है जो पहले भी इस तरह के सेंसिटिव मामलों के इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे हैं। ये टीम कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश के सभी हिस्सों में पीएफआई के खिलाफ 3 मोर्चों पर काम करेगी। इस टीम का मुख्य रूप से पीएफआई के खिलाफ ऐसे ठोस डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है जो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके जिहादी मंसूबों के खिलाफ सबूत जुटा सके। पीएफआई के खिलाफ 3 मोर्चों पर काम करेगी टीम। पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग करना शुरुआत कर्नाटक से होगी, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार होगा जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में आया उन सभी मामलों को जॉइंट टीम रिविजिट करेगी। पीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद की अगर माने तो पीएफआई अभी सिर्फ झारखंड में ही बैन है। बैन के खिलाफ पीएफआई ने कोर्ट में अपील भी की है। इससे पहले भी हमें बैन कर दिया गया था, लेकिन रांची हाई कोर्ट ने बैन हटा दिया था। यह बैन भी जल्द हट जाएगा। अनीस अहमद के इस बयान से समझा जा सकता है कि इस आतंकी संगठन के इरादे कितने मजबूत हैं। यहां बिहार में चल रहे ऑपरेशन का जिक्र करना भी जरूरी है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में पटना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उसमें उसने यूएपी एक्ट नहीं लगाया था। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया था कि वहां कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। पुलिस ने पीएफआई और गजवाए हिंद से जुड़े 2 अलग अलग मामले दर्ज भी किए।
लेकिन दोनों में ही यूएपी एक्ट नहीं लगाया, जबकि हर हालत में इन पर यूएपी एक्ट लगाया जाना था। लेकिन पटना पुलिस का कहना है कि अगर यह संगठन बैन होता तो यूएपी लगाया जा सकता था। यहां पटना पुलिस सवालों के घेरे में है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पीएफआई को विदेशों के पैसे से पोषित किया जा रहा था। विदेशों से आ रहे 500 करोड़, पीएफआई के 3 लाख फैमिली खाते, फैमिली मेंटेनेंस के नाम पर हर साल कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी अरब से मोटी रकम पीएफआई के पास आती रही है, जिसकी जांच में एनआईए की टीम जुटी है। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के 3 आरोपियों और फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में गिरफ्तार लोगों से ज्यादातर का कनेक्शन पीएफआई से मिला है। एनआईए सूत्रों से पता चलता है कि पीएफआई को हर साल सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन से 500 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसे फैमिली मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग खातों में वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेजा जाता रहा है। इसके लिए पीएफआई सदस्यों के 1 लाख और उनके रिश्तेदारों और परिचितों के 2 लाख बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। किसी को शक ना हो, इसलिए यह रकम हर महीने अलग अलग खातों में आती है। एनआईए की एंटी टेरर फंडिंग सेल ये भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहां खर्च होती थी। इस सवाल का जवाब आपकी आंखें खोलने वाला है। इस जवाब से आप जान पाएंगे कि ये धर्म विशेष कहे जाने वाले लोग देश को हर हाल में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी साजिश रच चुके थे। अब तक की जांच में सामने आया है कि पीएफआई कई ऐसे संगठनों को पैसा देता है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरता सिखाते थे। इसमें गला रेतने की ट्रेनिंग हो या हथियार चलाने की, इस साजिश में पाकिस्तान के अलावा खाड़ी के देशों से भी कई संगठन जुड़े हैं। पीएफआई ऐसी घटनाओं और सरकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन पर भी खर्च करता है जो कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी होती हैं। हालांकि अब तक सरकार की ऐसी कोई नीति है नहीं जिसमें मुस्लिम विरोध की बात की गई हो। इस पैसे से जेल में बंद उन लोगों की कानूनी मदद की जाती थी जो इससे जुड़े हैं। आप जो महंगे वकील इनका केस लड़ते देखते हैं, वो सारा पैसा पीएफआई के जरिए ही आता है। हालांकि पीएफआई सामाजिक आंदोलन की दलील देता है। पीएफआई ने एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और नेशनल वुमेन फ्रंट जैसे संगठन बना रखे हैं। आपको बता दें कि ये सारे संगठन ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मंगाने के लिए ही बनाए गए थे। गौरतलब है कि ईडी ने इसी साल जून में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 33 बैंक खाते सीज किए थे। पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए से अधिक और फाउंडेशन के खातों में 58 करोड़ रुपए जमा हुए थे। लेकिन जब तक एनआईए इन खातों तक पहुंचती तो 60 करोड़ की जगह 60 लाख रह गए और 58 करोड़ की जगह 58 लाख रह गए। अब एनआईए इसकी भी जांच कर रही है कि आखिर ये पैसा कहां गया। अब खोलते हैं इसका अगला चैप्टर। अगले चैप्टर में बात आईएसआई और अलकायदा से संबंधों की होगी। आईएस अलकायदा के 25 संदिग्ध पकड़े। अभी 2 दिन पहले ही एनआईए ने महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में आतंकी संगठनों से जुड़े 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये सभी 15 अगस्त को दक्षिण भारत के मठों पर आत्मघाती हमले के लिए रची जा रही साजिश का हिस्सा थे। तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस पहले ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि इनके निशाने पर और कौन था। मुस्लिम संगठनों ने डोभाल से की प्रतिबंध की मांग। ये संगठन कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुस्लिम अमित शाह और अजीत डोभाल से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नाशीन काउंसिल द्वारा आयोजित संवाद में पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास हुआ था। इस मौके पर एनएस से अजीत डोभाल भी थे। काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध की मांग तक कर दी थी।
पीएफआई इस देश के लिए दुरुस्त नहीं है, इस बात को बच्चा बच्चा जान चुका है। एक बात और कहना चाहूंगा, जब तक इस देश की सरकार इस आतंकी संगठन पर बैन लगाकर इसमें शामिल लोगों पर शिकंजा नहीं कसेगी, तब तक इस देश के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। आज भी सरकार को इस पर ताला लगाना है और कल भी लगाना है, तो क्यों ना हालात बिगड़ने से पहले ही कदम उठाए जाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें मदद करते हैं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।